ये जो म्यूज़ियम है ये सारा फॉसिल्स पे एविडेंस बेस पे हमने पूरा एवोल्यूशन जब से धरती बनी कैसे कैसे डिफरेंट स्पीशीज़ आई और कैसे कैसे फिर डायनासोर आए, फिर वो भी ख़त्म हो गए, और स्पीशीज़ आई वो ख़त्म हो गई, बड़े बड़े मैमल्स आए वो भी ख़त्म हो गए, फिर मैन आया। तो अब ये एज ऑफ मैन है, उसकी सारी क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री हमने यहाँ पे कोशिश की है। तो फॉसिल होते क्या हैं बेसिकली, जैसे ये मान लो कि तुम एक पॉन्ड है, ऐसे कितने सारे प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, पर वो सारे जब गिरते हैं तो वो सब डिकम्पोज हो जाते हैं और मर जाते हैं। पर कुछ प्लांट अगर वो लेक के आसपास अगर गिर गए तो वो क्या होगा, जैसे दब गया और उसके बाद मिट्टी की लेयर आई तो ये मिट्टी के साथ वो प्लांट भी दब गया या एनिमल भी दब गया। तो ये मिट्टी और प्लांट ही है, पर वो डिकम्पोज उसकी बच गई, उसकी वो डिकम्पोज नहीं हुआ, डिके नहीं हुआ, तो प्रिजर्व हो गया और वो धीरे 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 करते करते दब जाएगा और उसके ऊपर और लेयर्स आती जाएंगी। तो वो जब मिट्टी जो होगी वो पत्थर बन जाएगी, तो वो जो प्लांट और एनिमल रहेगा वो भी पत्थर बन जाएगा, उसको फॉसिल करेंगे। म्यूजियम बनाया ये वही उन फॉसिल्स को इकट्ठे करके, उसके एविडेंसेस को इकट्ठे करके ये हमने बनाया। तो जब हमने शुरू किया तो हमने सोचा कि जब ये अर्थ नहीं आई थी उससे पहले क्या था। तो जो अर्थ नहीं आई थी पहले क्या था, जो हमारी जो साइंस है, मॉडर्न साइंस बोलती है, जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग है कि यूनिवर्स जो था वो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा 30.82 बिलियन ईयर्स है। वो कैसे इन्होंने किया, इसकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग की यूनिवर्स के कुछ उसकी, और उसके बेसिस पे इन्होंने ये किया। फिर हमने देखा कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर जो एंशिएंट स्क्रिप्चर हैं वेद, वो क्या बोलते हैं इसमें, तो वो हमने ये नारदीय सूक्त है उसमें ये हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स ने भी इसके बारे में सोचा, उन्होंने भी क्या था, तो वो हमने यहाँ पे ऋग्वेद से लेके आए हैं। इसमें 4 वेद होते हैं, उनमें से एक में ये हम आए हैं। तो इन दोनों की जो एजेस आई हैं बेसिकली 13.81 और 13.82, चाहे वो वैदिक स्क्रिप्चर्स की हैं चाहे वो मॉडर्न साइंस है, ऑलमोस्ट सेम। तो हमारे जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी काफ़ी इसके बारे में स्टडी किया हुआ। और ये जो ऑब्जर्वेटरी आपको नज़र आ रही है, ये हमारे ये है, ये हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड है यहाँ से। और वो मिल्की वे है सारा, ऊपर देख लो। तो मिल्की वे से हम ये मानते हैं कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार्स बनाते एक गैलेक्सी बनती है, और ये मिल्की वे पूरा उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें अगर हम देखें कि पहले कैसे ये बना होगा, तो सोलर डस्ट, फिर उसकी कूलिंग हुई होगी, फिर जब कूलिंग हुई तो फिर एस्टेरॉयड आए, मीटेरॉइड्स आए, सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम के बाद अब लाइफ कैसे आई इसमें, तो एक मिलर एक्सपेरिमेंट होता है यहाँ पे। मिलर एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक फ्लास्क होती है, उसमें ग्रीन हाउस गैसेज आते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन और वाटर को थोड़ा वेपर्स, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या होता है, एमिनो एसिड्स आ जाते हैं। जब एमिनो एसिड बनते हैं, फिर एमिनो एसिड से न्यूक्लिक आरएनए, डीएनए, और ये सेल्स बन जाते हैं। सेल से फिर हमारे लाइफ आ जाती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। पर अगर हम इसको देखें कि ये नेचर में कहाँ पे, अगर हम देखना चाहें कि ऐसे कहाँ पे बना होगा, तो जैसे हमारे हॉट स्प्रिंग है चुमाथान में, पुगा में, पेनामिक में, और समुंदर में क्या होगा, जैसे ये अंडमान निकोबार में या मिड ओशियनिक रीजन में, जहाँ पे वॉल्केनो ये हॉट स्प्रिंग होंगे, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लाइफ बनने के बहुत चांसेस होते हैं। जब आपने देखा ना पेनामिक में भी, अब हॉट स्प्रिंग में, चुमाथान में भी, तो कई सी जम जाती है। तो कई क्या है, वो ग्रीन हाउस गैसेज के साथ लेके, वो हीट और टेम्परेचर के साथ लेके जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स आते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है लद्दाख में, तो वो जो पहले आती हैं, तो फिर फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स वैसे बने हुए हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये साइंटिस्ट ने किया था, मिलर एक्सपेरिमेंट, यूरी और मिलर एक्सपेरिमेंट। और ये फिर जब सेल बन जाते हैं तो इसका, और ये देखो अर्थ का स्ट्रक्चर जो बनता है ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे भी आयरन और निकल बीच में, यहाँ पे आयरन आ जाता है, फिर प्लाज्मा है ये सारा, और इसमें मेंटल आ जाता है। तो अर्थ का तो पता ही है ना, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो कोर में जो आएगा हमेशा आयरन और निकल, हैवी हैवी, क्योंकि कोर में क्या होगा, जब ऐसे बन रहा होगा तो बीच में क्या सेंटर होगा, हैवी एलिमेंट्स रहेंगे वो सेंटर में हो जाएंगे। तो ये कोर में क्या होगा, आयरन और निकल। फिर मेंटल में क्या होगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम। यहाँ पे भी देखोगे, अगर कैल्शियम प्लाज्मा में क्या है, मैग्नीशियम, कैल्शियम। और बाहर क्रस्ट में क्या है, पोटेशियम और सोडियम, ये भी पोटेशियम और सोडियम।
डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, वैसे तो और भी एलिमेंट्स बहुत सारे हैं और ये भी बेस की वेरिएशन होती रहती है। तो हम देख रहे हैं अर्थ का स्ट्रक्चर और एक सेल का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम। तो ये बड़ी एक, जब हम ये कर रहे थे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक ऑब्जर्वेशन था। तो ये हमारे जो हम बोलते हैं कि अभी जब आपने पढ़ा होगा 6th-7th में कि क्या है ये, 6th-7th में हमने पढ़ा होगा कॉपर कौन है और केपलर कोपर्निकस, रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन के बारे में जब नाम लेते हैं तो केपलर और कोपर्निकस का नाम आता है ना। तो उनसे पहले भी वो आए हैं, मतलब उससे पहले मतलब 1000 साल पहले आर्यभट्टा जो थे, एक नालंदा यूनिवर्सिटी होती थी ये बिहार में, तो अभी वहाँ पे वो जला दी इन्होंने मुगलों ने, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में ये आर्यभट्टा एक साइंटिस्ट होते थे और भी बहुत सारे थे। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, रोटेशन, रेवोल्यूशन, इक्लिप्स, डिस्टेंस ऑफ सन एंड मून इन्होंने दिया था सबसे पहले, और उनकी बुक में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। पर हम अपने जो साइंटिस्ट हैं उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, तो उन तक वो नहीं आया। हम केपलर और कोपर्निकस को पढ़ते रहते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो ये इम्पोर्टेंट था, ये हमारा सारा था कि ये अर्थ से पहले कैसे बनी हुई, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को बताने की कोशिश की हमने। ठीक है, अब ये जो यहाँ से जो शुरुआत है कि हमने यहाँ पे जो दिया 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है ना। तो लाइफ जब अर्थ बनी तो सबसे पहले क्या था, उसकी हमने अर्थ की डेटिंग कैसे करी कि अर्थ की डेट कैसे करेंगे। यूनिवर्स की डेट तो इन्होंने ऐसे कर दी, पर अर्थ की डेट कैसे करेंगे। तो ये जो ये देख रहे हो, ये मीटियोराइट्स सुना है ना, मीटियोराइट्स जो बाहर से आती हैं सोलर सिस्टम से, तो ये ओरिजिनल मीटियोराइट्स हैं। तो इनकी ये मीटियोराइट्स हैं, इनको हिंदी में उल्कापिंड बोलते हैं। और जब ये बाहर से आते हैं, जब ये आएंगे तो काफ़ी तो जल जाते हैं ये, और कुछ आके ये यहाँ पे बच जाते हैं। तो उनको हमने यहाँ पे प्रिजर्व किया। इसको जब डेट करते हैं तो उसकी डेट आती है 4.5 बिलियन ईयर्स रेडिएटिव। तो हम मानते हैं कि जो हमारे अर्थ की जो डेट है वो भी अप्रॉक्सीमेटली इतनी होगी। इससे हमारे को हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए 4.5 बिलियन ईयर्स का आया है। तो सबसे पहले जब ये ठंडी हो रही थी, जैसे मैं बताया आयरन और निकल आ गई, अगर हम इसको पूरा मान लें अर्थ, तो ये कोर मान लें, तो क्या होगा ये सारा अंदर कोर में क्या होता है, वोल्केनोस, मैग्मा। तो ये सारे का सारा मैग्मा चेंबर है पूरा का पूरा। अब क्या होता है कि कन्वेक्शन करने, जब भी गर्म होएगा, जैसे पानी देखोगे ना ऐसे जाएगा, तो उसमें क्या होगा, क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो ये ऊपर को आएगा, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया। तो अब यहाँ से आ गया तो इसमें 2-3 तरह के रॉक्स बन जाते हैं। एक रॉक जो ये मैग्मा जो कभी भी ऊपर तक पहुंचा नहीं और ये सारा यहीं पे सॉलिडिफाई हो गया। एक है कि ऊपर पहुंच गया और लेयर्स की तरह ऐसे ऐसे आ गया, और तीसरा आ गया ऊपर की तरफ, और ये ऊपर से ब्लास्ट होता है वोल्केनो। ठीक है ना, ये आगे से हमारे आइसलैंड में होता है, ये हवाई में होता है। ये हो गया ग्रेनाइट जो हमारे धरती के नीचे ही बन जाएगा, ठंडा हो जाएगा और उसमें वहीं पर रॉक बन जाएगा। अब ये देखो, ये पत्थर हमारे को कहीं किसी का याद दिला नहीं, ध्यान से, कहाँ पर, लद्दाख का नहीं, लद्दाख पूरे का पूरा किससे बना हुआ है, इसी पत्थरों से। तो ये सारा का सारा जो है, ये जो है ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो ग्रेनाइट जब एक टाइम पे ये वोल्केनिक रॉक था, मैग्मा से कूलिंग होके बना, लेकिन ये 15 से 20 किलोमीटर सरफेस से भी नीचे बना था जब ये बना था। अब ये क्या है, इट हैज बीन अपलिफ्टेड। कितना हाइट है खारदुंगला की, अप्रॉक्सीमेटली 6000+ मीटर्स, 80,000 फीट समथिंग। तो इतना अपलिफ्टमेंट हुई है इसकी। तो मतलब टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण ये अपलिफ्ट हो गया, तब ये ऊपर आया। नहीं तो जब ये बन रहा था तब ये यहीं पे बना होगा, 15 से 20 किलोमीटर नीचे धरती है, समझ रहे हो। तो ये हमारे को, अगर दिल्ली में भी तुम जाओगे, दिल्ली में द्वारका में रहते हो, तो लेकिन वहाँ पे अगर रॉक्स को देखोगे तो ये रॉक्स मिलेंगे। ये इसको ग्रेनाइट बोलते हैं। जब किचन में हम लगाते हैं तो सारा इसकी स्लैब्स बनाते हैं। ये हमने टंगसे से लेके आए, कुछ लद्दाख का भी है, कुछ हिमाचल का भी है ग्रेनाइट। हाँ, तो ये सारे के सारे क्या आ गए, वॉल्केनिक रॉक्स जो मैग्मा से बने थे, लेकिन अब अपलिफ्टेड है सारे। अब दूसरा क्या आता है यहाँ पे, जब ये क्रैक्स आके कहीं ऊपर आ गए, तो जैसे हवाई आइलैंड आ गए हमारे, या आइसलैंड आ गए। पर इंडिया में कहाँ पे है ये अगर कारगिल में जाओगे, चितकन नाला, वहाँ पे ये मिल जाएंगे मिसाल।
और ऊपर के हवाई आइलैंड्स। तो ये मतलब पूरे का पूरा लद्दाख जो था एक बड़ा उस टाइम इंटरेस्टिंग चीज़ थी। ये सारा का सारा 15 से 20 किलोमीटर नीचे धरती से तब बना था और अब ये माउंटेन अपलिफ्टमेंट हुए। और ये जो है ये आइलैंड्स, अब ये देखो ये अगर इसको देखोगे अब इसमें क्या क्रिस्टल्स देख रहे हो, ब्लैक भी है, ग्रे भी है और ये भी है ना, वाइट भी है, पिंक भी है। तो इसमें 3-4 हैं। जो ब्लैक है वो वाइट, मतलब मैं वो टेक्नोलॉजी हो जाएगी वो, तो डिफरेंट एलिमेंट से ये बना हुआ है। तो ये क्वार्ट्ज से ज़्यादातर फेल्ड्सपार, मतलब अलग अलग तरह के मिनरल्स बने हुए, जितना ही समझो अभी आप। तो ये जब ठंडे होते रहेंगे तो अगर हमारे को गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स देखने हैं तो भी हमारे को वो इसी चेंबर में मिलेंगे यहाँ पे। तो मतलब जो पोटेंशियल सोर्स है लद्दाख में, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे गोल्ड सिल्वर ढूंढने की। जैसे हमारा पेनिनसुलर पार्ट है उसमें भी हम देख सकते हैं। तो ये जियोलॉजी का सिग्निफिकेंस है, तुम कैसे कैसे रॉक्स के बेसिस पे तुम क्या क्या देख सकते हो। अब इसमें क्या है कि अब ये देखो, ये वाला जो रॉक है जब धरती के नीचे बनेगा तो इसमें क्रिस्टल्स बनेंगे। देख रहे हो ना ये क्रिस्टल्स, ये पिंक क्रिस्टल है, वाइट क्रिस्टल है, ब्लैक क्रिस्टल है। लेकिन जब ये ऊपर आते हैं तो एकदम इनको टाइम नहीं मिलता क्रिस्टल्स बनने का, एकदम ठंडे हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे तो ठंडे आराम से होंगे, हीट भी आ रही है, ठंडा भी कम से हो रहा है, तो क्रिस्टल बनने का टाइम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम आ रहा है। तो जो ये वाले रॉक बनेंगे, अब ये देखो ये यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, इसमें कोई क्रिस्टल नहीं होगा पर है ये बिल्कुल सेम यही कंपोजिशन है। और कई बार ये ऊपर जो ऊपर आ जाएगा, अब ये देख दोनों को उठा के देख, भारी है दोनों, इसको पकड़ अब इसको पकड़ ये हल्का होगा मेरे ख्याल से, ये कुछ भी नहीं है, ये देख इसको, हाँ इसको देख, हाँ हाँ? इसमें क्या हुआ जब ये ऊपर को आ गया, अच्छा फाड़ गया, आवाज मारी इसने तो इसमें सारी गैसेस निकल गई, जो मिनरल्स से सारे निकल के, अच्छा। तो ये सारे वेसिकल्स हैं सारे, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये एक ही तरह का मैग्मा है, एक ही तरह के रॉक्स हैं। यहाँ पे क्रिस्टल्स बन गए, यहाँ पे टाइम नहीं मिला इसको क्रिस्टल्स बनने का, और यहाँ पे आके सारा निकल गया, तो ये हमारे को हल्के हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है हमारे पास इसके बारे में, रॉक्स के बारे में। तो इन सब रॉक्स को क्या बोलते हैं हम, क्योंकि इग्नियस का मतलब होता है फायर, इनको हम फायर से बने हैं ना ये सारा, तो इनको क्या बोलते हैं, इग्नियस ग्रीक लैटिन का वर्ड है, उसको बोलते हैं फायर। तो आपको सबसे पहले रॉक्स कौन से बन के धरती में जमाए, तो सबसे पहले कौन से बने, इग्नियस बने, सेडिमेंट्री रॉक्स बने, मेटामॉर्फिक रॉक्स बने, इग्नियस बने। यहाँ से हम देख रहे हैं। अब क्या होता है कि जब ये रॉक्स बन गए, ऊपर आ गए, धरती के ऊपर आ गए, तो क्या हुआ, बारिश पड़ी, बर्फ पड़ी, कई जगह हवा चली, तो ये टूटने शुरू हो गए। अब टूटने शुरू हो गए तो ये टूट के नदी के साथ, स्ट्रीम्स के साथ जाएंगे। जैसे आपके खरदुला से शुरू हुए, स्ट्रीम के साथ खरदुला नाला से आए, फिर वो इंदस में मिल गए, फिर वो इंदस से मिले और घूमते घूमते अरेबियन सी में पहुंच गए, बहुत लंबा चक्कर काट गए। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वहाँ पे पहुंचे तो इसने क्या किया, डिपॉजिट, सेडिमेंट्स डिपॉजिट शुरू हो गए। तो जब इसको टूट जाता है यहाँ से, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्स। क्या सेडिमेंट? हाँ। तो कई बार वो बोल्डर के रूप में होगा, ग्रेवल के रूप में होगा, पेबल के रूप में होगा, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये एक सीक्वेंस बन जाता है। जब सबसे छोटा पार्टिकल उसको क्ले बोलते हैं, जैसे गोपा मिट्टी, वो क्ले होगी। जो रेत मिलता है हमारे को, सैंड मिलता है, उसको रेत बोल देते हैं। जो खरदुला से चढ़ेंगे तो बड़े बड़े बोल्डर्स नजर आएंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे करके उसकी चर्निंग नेचर में होती रहती है। तो उधर से देख के फिर ये क्या करेगा, एक बना देगा। तो जो सेडिमेंट्स फिर डिपॉजिट होंगे, फिर कंपैक्शन होगी उसकी, जो सैंड की या क्ले की, तो उसके बाद जो रैप रॉक बन जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। तो वो क्ले भी हो सकती है, क्ले सबसे फाइन जो पार्टिकल होगा, जैसे गंबा मिट्टी, उसको क्ले बोलते हैं। उसके बाद रेत बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो रेत हमारे को मिल जाता है शे में, जो सैंड है ना, कई जगह सैंड मिल जाएगा, कोई भी टूट के वो, पर एओलियन सैंड है, हवा से बना हुआ है सारा सैंड। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसकी। तो क्या हो गया, एक सेडिमेंट्स आपके बन गए, तो सेडिमेंट्री रॉक बन गया। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास बना इग्नियस रॉक, फिर सेडिमेंट्री रॉक। तो ये हमने कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल रखे हैं। पर जो सेडिमेंट्री रॉक है और इग्नियस रॉक दोनों को, ये क्या होता है, फिर अगर तो सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पे आके सपोज को नदी में बन गया, फिर वो कंपैक्शन नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो उसको मैग्मा चेंबर की हीट मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, फिर वो चेंज हो जाएगा। तो मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा होता है, पढ़ेगा आपने किताब में,
पर वैसे पढ़े होंगे। पर अब मेटामॉर्फिक रॉक होता है चेंज रॉक। मेटामॉर्फिज्म भी एक लैटिन या ग्रीक वर्ड है, इसको भी क्या बोलते हैं हम? चेंज। मतलब क्या होता है इसका? मेटामॉर्फिज्म मतलब चेंज। तो कोई भी चीज होएगा वो चेंज हो गया, उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोल देंगे। तो अब क्या होएगा कि जैसे सेडिमेंट्री रॉक आया, वो नीचे चला गया, फिर उसको कंपैक्शन हो गया, तो उसको हम बोलेंगे जब उसकी कंपैक्शन हो गई और चेंज हो गया तो सेडिमेंट रॉक बन गया। जब वो नीचे और गया तो मैग्मा से और आ गया, प्रेशर आ गया, हीट और टेम्परेचर चेंजेस हो गई, तो उसके केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। तो क्या होगा, सैंडस्टोन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, तो ये स्लेट बन जाएगा। जैसे हम स्लेट देखते हैं ये स्लेट है, तो सिल्टस्टोन क्या होगा? चेंज हो गया। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से ये चेंज रॉक हो गया। और फिर क्या होगा, कई बार क्या होता है, ये जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक भी जो ग्रेनाइट है, ये भी टेक्टोनिक फोर्सेस आई, फिर ये वापस उसके पास चला गया मैग्मा चेंबर के पास, फिर भी इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी, तो ग्रेनाइट क्या होगा? ग्रेनाइट नीस बन जाएगा। इसकी क्या होगी, जैसे वो कंपोजिशन वहां पे क्या है, क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो लेव्स नजर आएंगे। ठीक है ना? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। हाँ, तो इस तरह से हमने इसकी क्लासिफिकेशन कर दी। अभी इसको हमने और सॉर्टिंग करनी है इसकी, पर ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव हमने दिया। अब धीरे धीरे अर्थ ठंडी होगी। 4.5 बिलियन ईयर से 1.5, 3 बिलियन साल लग गए ठंडे ठंडे होते होते, और उसके बाद इसी में ही फिर ऑर्गेनिजम्स भी आ रहे थे। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से देख इसको थोड़ा सा, ये देख, इसमें दिख रहा है लेयर्स, हाँ दिख रहा है? ये यहाँ पे ये पूरे के पूरे जो है ना, दिख रहे हैं सेल्स, और ये रॉक है, यहाँ से नीचे नीचे रॉक है ये सारा यहाँ पे, और ये सिर्फ एक पैटर्न है पूरा। तो ये पैटर्न था, ये सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स क्या थे, तब जब ये ठंडा हो रहा था, तब सारा का सारा उस टाइम एनवायरनमेंट जो थी वॉल्केनिक थी, ग्रीन हाउस गैसेस थे, ऑक्सीजन जीरो थी, और थोड़ा बहुत जो आ रहा था, जो वहाँ से मिनरल से निकल के लास्ट में जो होता है पानी निकलता है, तो वो पानी भी निकल रहा था। तो ये सारी की सारी एनवायरनमेंट क्या थी, एक इस ऑर्गेनिज्म को जन्म देती है, जो सिर्फ जब ऑक्सीजन नहीं थी तब ये लाइफ फॉर्म्स आए थे। इनको हम बोलते हैं, कुछ भी बोलो, कई बोल देते हैं। जो आप ये समझो कि जो हरा हरा या येलो येलो सब पोर्शन नज़र आता है ना वहाँ पे चुमाथांग में या पेनामिक में या पुग्गा में, तो वो ये लाइफ फॉर्म्स वो थे। इनको हम स्टोमेटोलाइट्स बोल देते हैं, नाम दे दिया कुछ भी, तो इनको स्टोमेटोलाइट्स बोल दिया। तो दीज ऑर्गेनिजम्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन इन अर्थ। कैसे आए? इन्होंने क्या करते थे, ये सारी ग्रीन हाउस लेते थे और ये ऑक्सीजन छोड़ते रहते थे। तो 4.5 बिलियन ईयर से 1.53 बिलियन ईयर्स लग गए इनको ऑक्सीजन को बनाने में सारे को, और फिर ठंडा भी होता रहा ये, और ये सारे के सारे ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे पनपते थे इसके साथ। तो उधर आदमी में कुछ नहीं था, सब सिर्फ यही थे ऑर्गेनिज्म सब। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज अगर आप बोलोगे कौन थे, तो ये थे पहले। अब यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे वही ऑर्गेनिज्म हैं सारे, ये सारे यहाँ पे देखो, ये रॉक है और ये ऑर्गेनिज्म है, ये रॉक, ये नीचे रॉक है और वो ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे लेयर्स दिख रहे हैं ना पूरा का पूरा। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न नजर आ रहा है। ये हमारे को यहीं से सोलन से मिले, हिमालय से, और ये हमारे को चित्रकूट से मिले। यहाँ पे भी ये देखो इसका पैटर्न है ना, और यहाँ पे, और इसके साथ ये देखो, इसके साथ यहाँ पे ये देख रहे हो सर्कुलर पैटर्न्स यहाँ पे। ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 बिलियन ईयर्स है। तो मतलब धीरे 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 ऑर्गेनिजम्स की, देख रहे हैं ना, ये हो रहा है। तो अब हमारा क्या हुआ, हमने 3 बिलियन ईयर्स का टाइम स्पैन पास कर दिया, और हमारे पास अभी ऑक्सीजन आ गई। ऑक्सीजन आने से क्या हुआ, जो हमारे सेल्स वैसे थे, अब यहाँ पे देखो, ये सारे, ये देख रहे हो, हाँ देख रहे हो, ये पूरा रोड जैसा बना हुआ। हाँ, तो ये सेल्स बनने शुरू हुए सबसे पहले रॉक में, ऑर्गेनिज्म में। ये रॉक तो बाद में बनते हैं ना, पहले सिर्फ ये समझो कि तब उस टाइम ऑर्गेनिज्म है सारे, ये जीते जागते ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर ये जब मिट्टी में पड़ जाते हैं, तो ये जब रॉक, मिट्टी जब रॉक बनती है, तब ये भी रॉक बन जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं। पर ये तब उस टाइम सेल्स थे।
उस टाइम वहाँ पे सेल्स नहीं थे, वो सिर्फ केमिकल्स थे सारे, केमिकल्स और उसके साथ करते थे। यहाँ पे आके पहली बार सेल्स बने। तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमने अब यहाँ पे आ गए अप्रॉक्सीमेटली 0.8 बिलियन ईयर्स, मतलब 800 मिलियन साल आगे। तो अप्रॉक्सीमेटली हमने 4.5 मतलब 3.8 या 3.9 बिलियन ईयर्स का टाइम स्पैन कर दिया, बिलियन ईयर्स का। सही है। अब यहाँ पे मिलियन ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो सेल्स आ गए पहले। अब इस ऑर्गेनिक, ये हमारे तुमने पढ़ा होगा ये जेनेटिक्स का चैप्टर में, फादर मेंडल, कोई पढ़े कि नहीं? मेंडल एक्सपेरिमेंट अब पढ़ोगे मेरे ख्याल 8th या 9th में पढ़ते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल थे, इन्होंने पी एक्सपेरिमेंट किया था, चर्च में थे, फादर थे। तो इन्होंने कहा कि जैसे ग्रीन कलर कैसे हो जाता है, येलो कलर क्यों होता है पी में, अलग अलग फ्लावर्स में। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके XY क्रोमोसोम्स और ये करके, तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स ही बोलते हैं। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट किया था। अब इसको जब तुम पढ़ोगे अगले साल धीरे धीरे समझ में आएगा ये, पर ये याद रखना ये मेंडल थे फादर। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आए। अब इसको ध्यान से देखो, ये देखो, हाँ दिख रहा है? इसमें देखोगे तो ये 3 लोब्स हैं, इसमें 3 पार्ट्स हैं इसके बॉडी के। इसको बोलते हैं ट्राइलोबाइट्स। ये कॉकरोच के इंसेस्टर्स थे। कॉकरोच को बोलते हैं लिविंग फॉसिल बोलते हैं, सुना है ना? क्योंकि कॉकरोच के ये लिविंग एंसेस्टर्स थे, मतलब लिविंग फॉसिल्स थे। ये भी 3 लोब्स थे, कॉकरोच के भी 3 लोब्स हैं। तो ये पहले ऑर्गेनिजम्स थे जिनके ऑर्गन्स बनने शुरू हो गए। और इनकी ये ऐसे थे, पहले ये मेरीन ऑर्गेनिजम्स थे, इनकी आंखें सबसे पहले इन्हीं की आंखें डेवलप हुई थी। और इनकी आंखें जो डेवलप हुई थी वो कैल्साइट से हुई थी, इस मिनरल से। तो अप्रॉक्सीमेटली अब हम वहाँ से देखें, अब हम 540 मिलियन आ गए। तो वी हैव ट्रैवल्ड टाइम फ्रेम ऑफ 4 बिलियन ईयर्स। 4 बिलियन ईयर्स में क्या हुआ, ये कॉकरोच के एंसेस्टर्स हैं, इनको ट्राइलोबाइट्स बोलते हैं। ये हमारे को ज़ांस्कर में भी मिलते हैं, ये हमारे को स्पीति में भी मिलते हैं, हाँ नेपाल में मतलब मिलते हैं, हिमालय में। तो पर ये सारे समुद्री जीव थे। अब यहाँ पे ये देखो, ये सारे के सारे इकिनोडर्म्स और ये सब यहाँ से मिले हमारे को, लद्दाख से। ये सारे के सारे फॉसिल्स हैं। अब ये सारे के सारे जेलीफिश भी हो सकती हैं। इसके दो फॉर्म्स थे। इसके देखोगे तुम, यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन कितना अच्छा नज़र आ रहा है ना? पूरा रेडियल पैटर्न नज़र आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो ये सारे के सारे, कुछ स्टार फिश हैं, कुछ सी अर्चिन्स हैं, कुछ एकिनोडर्म्स हैं, अलग अलग फॉसिल्स हैं। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली टाइम इतने मिलियन ईयर्स का हो सकता है अगर बना होगा तो। और ये हमारे को मिले उधर से, भूसे से। अच्छा, भूसे से भी ऊपर से आते थे। तो ये कोरल्स, फिर क्या हुआ जब ये आगे किनोडर्म्स, ये अपना ट्राइलोबाइट्स। अब 300 मिलियन साल आ गए, तब ये आगे 330 मिलियन साल, 330 मिलियन ईयर्स। तो यहाँ पे आके इनको क्या हुआ, जैसे हमने देखा था स्टोमेटोलाइट्स, फिर वो ऑक्सीजन आ गई। तो फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन, ये स्टोमेटोलाइट्स एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों एक्सटिंक्ट हो गए थे स्टोमेटोलाइट्स? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा आ गई थी। क्योंकि ये सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब जहाँ पे कार्बन रिच एनवायरनमेंट है वहीं पे रह सकते थे। ऑक्सीजन जैसी आया तो कई बार ऑक्सीजन इनके लिए दुश्मन बन गया। कुछ लोग कहते हैं एडिया कारा ने इनको खा लिया। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है। यहाँ पे भी क्या हुआ, ट्राइलोबाइट्स को फिर मछलियों ने खा लिया, या इन जेलीफिश ने खा लिया, स्क्विड्स ने, ये जो भी थे, धीरे धीरे एवोल्यूशन भी होता गया। और यहाँ पे इनकी ये खत्म हो गए ट्राइलोबाइट्स सारे। पर इवॉल्व फॉर्म में कॉकरोच के रूप में हम इनको बाद में देखते हैं, इसलिए इनको लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। अब ये कोरल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए फिश का फॉसिल आ गया है, ये पूरा फिश का फॉसिल है, स्केलेटन। और यहाँ पे ये श्रिम्प है। तो ये एवोल्यूशन आ गया इसका, मतलब वहाँ से अब हम क्या आ गए, मल्टी सेल्यूलर इसमें आ गए। यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन्स पूरे डिफाइन हो गए। गिल से ये रेस्पायर कर रहे थे और कॉर्डेट्स बन गए ये, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या हुआ,